हेलो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, क्योंकि आजकल जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे नहीं आते, तो उनको समझने के लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और कई बार आपके स्कूलों में डिस्कस नहीं होते हैं। तो आज हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 9 पर, रे ऑप्टिक्स पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कुछ बातें आपको मैं याद दिला दूं कि आपके लिए कई सारे वीडियो में बना चुका हूं, जैसे डिटेल्ड वन शॉट जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन सब मिल जाएंगे आपको, पीवाईक्यूज बना दिया है, एमसीक्यू बना दिया है, डेरिवेशंस है, 30 मिनट वन शॉट है, और इन सबको मैंने एक ही शीट में क्लब कर दिया है, यानी इसका नाम दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। और यहां पर देखिए चैप्टर का नाम है और सामने दिख रहा है लिंक, इस प्ले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो एग्जाम टाइम पे ये आपका बहुत समय बचा सकता है। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, क्लिक करके आप इसमें से जो वीडियो चाहें वो देख सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। कुछ बच्चों को ये रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं इसका पीडीएफ आपको अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट्स बनाने में काफी आसानी होगी। अभी क्या है कि आपकी प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन में बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए वही पढ़ना ठीक है जो एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जाता है या जिसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। यही सोचकर हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस बना दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में 30-35 क्वेश्चंस हैं, फुली सॉल्व्ड हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये मत समझ लीजिएगा डिट्टो फंस जाएंगे, क्योंकि कोई पेपर आउट थोड़ी करा के बैठता है। इन क्वेश्चंस को लगाने पर आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपने काफी अच्छी प्रिपरेशन कर ली है। इसमें प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने क्या किया है, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी और एमसीक्यू भी डाल दिए हैं, जिससे कोई भी चीज रह ना जाए। तो जो बच्चे चाहते हैं वो 12th फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट 12 मैथ्स है, शॉर्ट केमिस्ट्री है, शॉर्ट बायोलॉजी है, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। 399 प्लस 10% ऑफ के साथ ये मिल जाएगा। कई बच्चों को रहता है कि उनको बंडलिंग लेनी है, यानी कि 12th पीसीएम एक साथ ले लेना है और 12th पीसी भी एक साथ ले लेना है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको रीजनेबली इकोनॉमिकल पड़े, इसलिए 699 में ही इसको हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा पूरा सॉल्ड है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये काफी है। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो कुछ और लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको या तो बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा या आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा। बाय नाउ का है तो सीधे परचेज लिख कर सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड का है तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप और एसएमएस से एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके पेमेंट करके आप इस कोर्स को अनलॉक कर सकते हैं। गूगल की पॉलिसी में थोड़ा चेंज हुआ है, इस वजह से आई एम इंटरेस्टेड का बटन शायद आपको दिखाई पड़े। चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का। देखिए रे ऑप्टिक्स में पहली बात पूछी गई है, दो प्लेन मिरर है। मैं डायग्राम इसलिए बना देता हूं कि आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है इससे। दो प्लेन मिरर है, ये इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, एरो बना दिया है, तो इसके कितने इमेज फॉर्मेशन होंगे ये अगर आपको निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है 360/θ-1। ये फॉर्मूला नॉर्मली आप शायद ना पढ़े हो, और अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए, अगर आ गया 3, 4, 5, 6 तो इतने आपके इमेजेस बन जाएंगे जो भी आ रहे हों। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि फ्रैक्शन में आ जाए तो जो मान लीजिए 3.4 है तो नेक्स्ट इंटीजर बड़ा वाला ले लेना है। अगर आंसर आ रहा है 3.4 तो आंसर होगा 4, अगर 4.2 है तो आंसर होगा 5, यानी नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू जो कि इससे बड़ी हो। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को लगाकर अगर सवाल आ जावे तो बड़ी शांति से और प्रेम पूर्वक इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको पकड़ के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपने जहां तक इसको पढ़ा नहीं होगा। आगे बात करते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है, इसी सवाल को मैंने पिक्टोरियल रूप दे दिया है जिससे बड़ी आसानी से आप समझ सकें। ये एक कॉनकेव मिरर है, ये देखिए कॉनकेव मिरर है, लार्ज अपर्चर का है, अपर्चर लार्ज है तो ये बड़ा सा हो गया। अब यहाँ पे जो मिरर्स पर जो हिट करती हैं रेज, पैरेलल रेज आ रही हैं, क्या वो एक ही पॉइंट पर मिलती हैं? क्या ये सही है कि गलत है बताइए? क्या ये सारी रेज एक ही पॉइंट पे मिलेगी, ऐसा होगा? तो आंसर है ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी फोटो से आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या होता है, जब लार्ज एपर्चर का मामला होता है तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज हैं उनको हम बोलते हैं पैरेक्सियल रेज।
मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, पी लिख देता हूं आपकी याद करने के लिए। और जो प्रिंसिपल एक्सेस से दूर होती हैं उनको कहते हैं मार्जिनल रेज। मार्जिन पे है ना, मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज पहले फोकस्ड एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, पैरेक्सियल आपकी दूसरे पॉइंट पर मिलती हैं, दूर पोल से। ये पोल से नापोगे तो मार्जिनल वाली जल्दी फोकस हो गई हैं और पैरेक्सियल वाली पोल से दूर फोकस हुई हैं। तो ये दोनों अलग अलग जगह फोकस्ड होती हैं, मिलती हैं। और ये एक डिफेक्ट भी होता है जिसे बोलते हैं स्फेरिकल एबिरेशन। ये देखिए यहां पे लिखा है, जैसे मैं याद दिला दूं, इसी डिफेक्ट को आप बोलते हैं स्फेरिकल एबिरेशन। इसलिए इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं ना, ये जो कॉनकेव मिरर है इसको पैराबोलाइडल रूप दे देते हैं। जैसे आपका डिश एंटीना होता है, तो डिश एंटीना ऐसा बनाया जाता है कि सब कुछ फोकस करके वो डिबिया के ऊपर ही फोकस कर दे जो लगी होती है आगे। तो इसका दिक्कत को दूर करने का तरीका क्या है, पैराबोलाइडल मिरर्स बना दिए जाएं एक ही जगह जहां फोकस होने लगे। तो आप समझ गए होंगे, अगर ये मार्जिनल और पैरेक्सियल रेज हैं तो अलग अलग पॉइंट पर फोकस करेंगी, जैसा आपको दिख पाया। और मैंने थोड़ा इसका इलाज भी आपको बता दिया, जैसे पढ़ने में बातें और दूर तक समझ में आए। अगली बात लिखा है, कॉनकेव मिरर इज हेल्ड इन वाटर। एक कॉनकेव मिरर है पानी में, ये वाटर लिख दीजिए आप चाहे तो, यहां पर ये पानी में डुबो दिया गया है। कह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी कि नहीं होगी। समझ गए ना, कॉनकेव मिरर की पहले कोई फोकल लेंथ थी, अब पानी में डुबकी मरवा दिया। तो बताओ ना, कमेंट करके बताओ फोकल लेंथ बदलेगी कि नहीं बदलेगी। तो इसका आंसर है कोई चेंज नहीं होगा, इसकी फोकल लेंथ नहीं बदलेगी। क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की, वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती कि वो पानी में है कि तेल में है कि ग्लिसरीन में है कि हवा में है। वो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर, ध्यान रखिएगा मिरर की बात हो रही है, लेंस ना समझ लेना। फोटो तो वैसे बना दिए है ना, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप जरूर दिमाग में रखिए। अगली बात देखते हैं, कैन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम बी लेस देन यूनिटी। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एक से कम हो सकता है। कई बच्चों को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही शायद भूल गए हो। तो किसी मीडियम का जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं, ये ए फॉर एयर, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात याद आ गई, 10th में पढ़ा था और आगे भी 12th में भी पढ़ा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का अगर निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड इन एयर जो कि c होती है, और साथ में मीडियम की स्पीड। अब आप जानते हैं कि किसी भी मीडियम में जो स्पीड होगी वो तो भैया हमेशा c से कम होगी ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में या एयर में इससे कम होगी। अगर ये कम होगी तो म्यू एम की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होने की कोई संभावना नहीं है। आप समझ गए होंगे, कैन नॉट बी लेस देन यूनिटी। यानी जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कभी कभी ऐसे लिख के भी छोड़ देते हैं, ए नहीं लिखते हैं, तो कभी अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो ये कभी 1 से कम नहीं हो सकता है। बात पकड़ में आई, लॉजिक भी दे दिया और रीजन भी आपको पता चल गया। चलिए अगली बात देखते हैं। अब लिखा है कैन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एब्सोल्यूट। जब एब्सोल्यूट बोलते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एयर लेते हैं, लेकिन जब रिलेटिव बोलते हैं तो कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं। इसमें लिख रहा क्या इसमें 1 से कम हो सकती है, तो इसका जवाब है जी हो सकती है। कैसे, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ले रहे हैं, 1 2 में एयर नहीं है, ना 1 एयर है ना 2 एयर है, दोनों कोई मीडियम है, और इसकी वैल्यू हो गई v1 अपॉन v2। अगर इसको 1 से कम होना है तो v1 से v2 अगर ज्यादा हो गया तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। अगर इफ v2 इज ग्रेटर देन v1 तो ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। तो पूरी पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा हो सकता है। आपके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालोगे तो 1 से छोटा आता है। यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा हो सकता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी बात है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू और वेवलेंथ यानी लैम्डा चेंज व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ये देखिए रेयर से डेंसर मीडियम में मान लीजिए रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस समय लैम्डा और न्यू के हालात क्या होंगे, क्या कोई बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो देखिए यहां पर जो न्यू होता है वो नहीं बदलता, ये नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। मैं इसमें ज्यादा बदलेगा, मैं ज्यादा इसमें लिखना नहीं चाहता, समय लगेगा। और लैम्डा चेंज हो जाता है, लैम्डा विल चेंज। क्यों, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बदल जाती है ना, डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। तो वी होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो अगर म्यू, ये
v बदल रहा है और न्यू नहीं बदलेगा तो लैम्डा को बदलना ही पड़ेगा, तो लैम्डा विल चेंज बट न्यू विल नॉट चेंज। ठीक है, बात पकड़ पाए होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है। अगली बात देखते हैं, डज क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट। अगर ऐसा पूछा जाए कि भैया जो क्रिटिकल एंगल होता है जिसे आईसी से रिप्रेजेंट करते हो, क्या वो कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला आप पहचानते हैं, साइन में बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, आईसी इज इक्वल टू 1/न्यू। अब देखिए क्रिटिकल एंगल, ये रिलेशन है, क्या ये जो म्यू होता है ये कलर पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो अगर म्यू डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पर और बदल रहा है तो आईसी भी बदल जाएगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्रिटिकल एंगल कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला या रिलेशनशिप भी आपके सामने प्रस्तुत है। अगला बड़ा मजेदार सवाल, एन एयर बबल इन ए जार ऑफ वाटर शाइन्स ब्राइटली। ये देखिए एक जार रखा है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें एयर बबल है, पानी का क्या बोलेंगे, गुब्बारा या पानी बबल, मतलब पानी का गुब्बारा ही समझ लीजिए जो उसमें है। वो चमकता बहुत है। चमकता इसलिए है कि कोई बंदा अगर मान लीजिए देख रहा है, मैं यहां पर आंखें बना देता हूं ऐसे, तो क्या होता है जो रेस पड़ती हैं इसके ऊपर, भाई लाइट रेस आएंगी बाहर से, पानी से को भेजती हुई बबल पे पड़ेंगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, टोटली रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यही वेव्स इसको मिलती हैं, हर जगह से रिफ्लेक्ट होकर इसको मिलती हैं, तो ये चमकदार दिखा, इसको ऐसा लगता है कि ये सारी कहां से आ रही हैं? बबल से, क्योंकि सीधी रेखा में बढ़ाओगे ना तो बबल चमकदार दिखने लगता है। यहां क्या हो जा रहा है? TIR, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा फिनोमिना हो रहा है, इससे इसकी आंखों में काफी चमक मिलती है क्योंकि सारी रेस पलट के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो लाइट एंटरिंग वाटर इज टोटली रिफ्लेक्टेड। टोटली मतलब फुल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब TIR हो और ऑब्जर्वर को लगता है कि सारी लाइट आपकी बबल से आ रही है, पानी के बुलबुलों से आ रही है, बुलबुले, हाँ बुलबुले बोलेंगे हिंदी में, उससे आ रही है, तो बुलबुला चमकदार या इंग्लिश में बबल जो है एयर बबल वो चमकदार नजर आएगा। ये इसका रीजन हो गया प्यार से। अगली बात देखते हैं, ये भी आ चुका है कई बार एग्जाम में, एक कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये जो कॉनकेव लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। और ये डाल दिया गया है किसी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है। तो यहां देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से ज्यादा है, ये मीडियम कह देते हैं इसको हम लोग, ज्यादा अच्छा होगा समझाने के लिए। यहां मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया। उस सिचुएशन में ये जो लेंस होता है कॉनकेव, ये बन जाता है कॉन्वेक्स। जब भी ऐसा उल्टा होगा कि कॉनकेव को रखोगे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, और कॉन्वेक्स को ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में रख दोगे तो वो कॉनकेव बन जाएगा। उल्टा हो जाता है बिहेवियर। ये पकड़ के आप रखिएगा और शांति से इस बात को क्लियर कर दीजिएगा। अगली बात देखते हैं यहां पर, व्हाट टाइप, ये भी एग्जाम में आ चुका है, व्हाट टाइप ऑफ ए लेंस इज इन एयर बबल इनसाइड वाटर। ये जो इनसाइड वाटर एयर बबल बन रहा है ये कैसे लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कुछ और मामला है, ये बताने को बोल रहा है। तो बड़े सरल सा एग्जांपल है, देखिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का और एयर का, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस। आप जानते हैं कि कोई भी रे जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे चली जाती है, डाइवर हो जाती है, और डाइवर्जेंस करता कौन है भैया? तो वो करता है कॉनकेव लेंस, इसलिए इसका आंसर हो गया कॉनकेव लेंस, बड़े प्यार से। तो जब भी एयर बबल पानी में डालोगे और लाइट उस पर पड़ेगी तो कैसा बिहेव करेगा? ये कॉनकेव लेंस की तरह। तो बात पकड़ में आपके आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आ जाता है सवाल को। आप गलती कर सकते हैं, कमेंट करके बताना, मैं सवाल पूछ के 2 सेकंड रुक जाऊंगा। ये देखिए यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, पढ़ लूं कहीं दूसरा तो फिगर नहीं बना दिया, तो कहां गया भाई, पता नहीं कहां है ये लेंस। चलिए लेंस ही लिखा है, मैंने कॉन्वेक्स ले लिया, चलो कोई बात नहीं। तो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 2 कलर से मैंने दिखाए हैं, जिसे बहुत ध्यान देके मैं बनाता हूं फिगर, जिससे R1 R2 अलग अलग है। बात समझ में आ गई आपके? अब यहां पर ऑब्जेक्ट रखियो, यहां इमेज बन गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि नेक्स्ट सिचुएशन में, वो भी फोटो बनाई है, आपने ध्यान से देखिए R1 R2 बदल दिया। ये देखिए ये रेड कलर वाली या पिंक कलर वाली लाइन पहले आ गई है और ग्रीन वाली बाद में। R2 इधर हो गया, R1 इधर, ऑब्जेक्ट वही है। तो आप ये बताओ कि इमेज फॉर्मेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? बात समझ में आ गई ना? इस लेंस को पलट के रख दियो हो, पलट के समझ गए, पहला फेस दूसरा, दूसरा फेस पहला, ऐसे फिगर में, तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा आपको बताना है।
1 2 3 पॉज कर लीजिए, कमेंट करके बताइए, और बाकी मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूले से आप जानते हैं कि जो फोकल लेंथ, ये R1 R2 का डिफरेंस है ना, तो चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, आपका डिफरेंस नहीं बदलने वाला है। इसलिए f रिमेन्स द सेम, फोकल लेंथ इसकी बराबर वही रहेगी जो पहले थी, इसलिए इमेज वही बनती मिलेगी जो पहले बन रही थी। और एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसा किसी में होने लगे तो उसकी फोकल लेंथ डिफाइन ही नहीं होती है। मान लीजिए ऐसी कोई कलाकारी हो जाए, अब एग्जांपल दूंगा तो थोड़ा लंबा मामला, चलो जैसे आपको समझा दूं, जब बता ही दूं मन करके यार। ये दो आप ले लीजिए अलग अलग फोकल लेंथ का हिसाब, दो लेंसेज जिसके बीच में सेपरेशन हो, और इसको अदला बदली अगर आप कर देंगे ना, पहला दूसरा है और दूसरा पहला कर दो अगर, है ना, और इधर ऑब्जेक्ट रख दोगे, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए क्योंकि इमेज फॉर्मेशन कहीं और होने लगता है, तो इसके लिए फोकल लेंथ डिफाइन ही नहीं होती। इस कंबाइंड अरेंजमेंट के लिए फोकल लेंथ डिफाइन ही नहीं होती। समझ गए मेरी बात? तो फोकल लेंथ डिफाइन ही तब होगी जब उसको अलट पलट करने पर फर्क ना पड़ रहा हो, वरना बिल्कुल एब्सर्ड बात हो जाएगी, सेंस वाली बात ही नहीं कि फोकल लेंथ डिफाइन की जाए। खैर ये एडिशनल नॉलेज है जो आपको काफी डिटेल वर्जन में मिलेगी। अब एक जो लेंस है ना, उसको हम लोगों ने रख दिया है किसी मीडियम में, ये वाटर में है लिखा है या कोई मीडियम होगा, और रेस सीधी चली गई है। आपको बताना है कि ये जो इनका रिलेशन है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो लेंस का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या जो मीडियम है, उसमें क्या रिलेशनशिप होगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा है कि ये पासिंग थ्रू ए कॉन्वेक्स पैरेलल बीम लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सीधा निकल गई मतलब। तो जब भी ऐसा हो जाए कि रेज अपने डायरेक्शन से डेविएट ही ना करें, तो उस समय भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही होता है। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का एक ही हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्टिक्स है या जो लाइट के लिए दो मीडियम में डिफरेंस करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पहलू है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो एक ही मीडियम है, तो भाई पानी अगर है एक जगह तो पानी में थोड़ी भटकने लगती है, तो सीधी चलती है। तो इसने क्या सोचा, ये और ये दोनों एक ही मीडियम में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम इसलिए सीधे निकल गई। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता तो आंसर भी अलग अलग आता या ये डिविएट कर जाती। अगली चीज, आउट ऑफ ब्लू एंड रेड कलर, ये देखिए विच इज डेविएटेड मोर इन ए प्रिज्म, इसकी भी फोटो बना दी है। देखिए आपको जिसे याद आ जाए, कोई बच्चा नहीं ज्यादा पढ़े तो समझ पाए, ये एक प्रिज्म है, ये रेड कलर की एक ब्लू कलर की लाइट है। डेविएशन बोलते हैं इस डेल्टा, ये देखिए रेस पड़ी इधर से डिवेट होकर चली गई लाल कलर वाली, तो इधर सीधी जानी थी और चल इधर गई, तो इसको जब मिला, ये एंगल गलत बना दिया, इसको पीछे मिलाना चाहिए ऐसे। इस एंगल को हम डेल्टा बोलते हैं कि इधर जा रही थी इधर चली गई, तो दिस एंगल इज थीटा लिख रहे हैं, थीटा तो गलत है, इसको छोड़ो, डेल्टा। तो ये डेल्टा ब्लू और रेड में किसमें ज्यादा होगा, पूछा कौन सा डिविएट ज्यादा करेगा। तो देखिए यहां पर बात पकड़ के रखिए, ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है, उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस बात को याद रखिएगा अगर कानून ना ज्यादा लगाना हो, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ब्लू कलर के लिए ज्यादा होता है रेड कलर से। ब्लू कलर पहले मर्ज फोकस कर जाता है, रेड कलर दूर में करता है। इसको याद कर लेना, मैं लिख देता हूं याद का मतलब कर लेना हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू कलर का रेड कलर से ज्यादा होता है, इसलिए आप देखेंगे कि डेल्टा बी विल बी मोर देन डेल्टा आर। तो यहां पर एंगल ऑफ डिविएशन ब्लू कलर का ज्यादा मिलेगा, रेड कलर का कम मिलेगा। इस रिलेशनशिप से आप ये बात कह पाएंगे, इसको याद कर लेने में भलाई है, काफी चीजें फटाफट हो जाती हैं। अब अगली बात देखते हैं, वाई डू प्रेफर एन मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो छोटी फोकल लेंथ का क्यों लेते हैं, इसलिए कि मैग्नीफाइंग ग्लास का या मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है 1 + d/f होता है। अगर आप f को घटा देते हैं तो m आप बढ़ा लेंगे, तो अच्छी बात है, इसीलिए हम बना रहे हैं, इसलिए हम f को छोटा रखते हैं जिससे हमें मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिल जाए। ठीक है, यहां ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैग्नीफाइंग पावर होती है ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन नहीं, जो आप हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ते रहे हैं लेंस में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैग्नीफाइंग पावर चलती है, इसका फर्क जानने के लिए एक वीडियो बनाया था, उसका भी कोशिश होगा तो लिंक लगा देंगे, देख लीजिएगा। खैर अगली बात देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट सीन इन रेड लाइट। एक ऑब्जेक्ट को पहले लाल कलर में देखे हैं, उसके बाद वायलेट कलर में देख रहे हैं थ्रू ए सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप से
रेड कलर में और वायलेट कलर में। इन विच केस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप ग्रेटर, किसमें मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलेगी आपको इन दोनों मामलों में। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका मैग्नीफाइंग पावर का 1+d/f। अब ये जो फोकल लेंथ होती है वायलेट की ये कम होती है और रेड कलर की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। आपको ये अंदाजा होगा, नहीं मैं जल्दी से बना दूं, वायलेट कलर पहले ही, ये अगर वायलेट कलर लिखूं, ये वायलेट ना लिखो, यहां पे व्हाइट लाइट लिख देते हैं हम लोग, व्हाइट लाइट, ठीक है। और वायलेट कलर यहां मर्ज हो जाए, यहां फोकस करता है, रेड कलर दूर, तो फोकल लेंथ वायलेट कलर की रेड कलर से छोटी होती है। इस तरह से इस फिगर को समझ लिया जाए। मैं ज्यादा रंग बिरंगा इस समय नहीं कर रहा हूं कि समय आपका ना लगे, कम से कम लगे। तो यहां पर देखिए फोकल लेंथ वायलेट की कम है और रेड से, तो जब फोकल लेंथ वायलेट की कम हो जाएगी तो ये फिगर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर वायलेट कलर के लिए आपकी ज्यादा मिल जाएगी। तो वायलेट कलर में ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर है बनस्पत रेड कलर के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। जो आईपीस या ऑब्जेक्टिव लेंस होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, दोनों की फोकल लेंथ कम क्यों रखते हैं? क्योंकि देखिए इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है FO एंड FE ये नीचे आता है। तो अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कम लाना है, हमको FO इंटू FE छोटा होना चाहिए, तो दोनों को छोटा कर दो तो ये M आपको बड़ा मिल जाएगा। अब ऐसा मत सोच लीजिएगा कि इसको छोटा करते चले जाए M बड़ा करते चले जाए ना। अगर जरूरत से ज्यादा छोटे कर दोगे तो इमेज साफ नहीं दिखाई पड़ती है, आपको ब्लरिंग शुरू हो जाएगी। तो एक रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन वहां भी है कि FO FE को कितना छोटा किया जा सकता है। ऐसा नहीं सोच सकते जितना मन में आए उतना छोटा कर दो, बात पकड़ में आ गई होगी आपके। लेकिन यहाँ इस सवाल का जवाब क्या है? FO FE को छोटा करने पर मैग्नीफाइंग पावर बड़ी मिल रही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इसलिए ऐसा करना बेहतर है। आगे, हाउ डज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप चेंज ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसकी डायमीटर अगर हम बड़ा कर दें तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर पे क्या फर्क पड़ेगा एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे? कमेंट करके इसको बताइएगा, पॉज कर लीजिए वीडियो। मैं आंसर बताता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है ये टेलीस्कोप के लिए FO/FE होती है। अपर्चर से फोकस का फोकल लेंथ का लेना देना नहीं है। अपर्चर में तो बड़ा लेंस करते हैं जिससे ज्यादा लाइट मिले, हम लोग ऑब्जेक्टिव का बड़ा अपर्चर लेते हैं जिससे आसमान से जो लाइट आ रही है तारों की, चांद तारों की, वो ज्यादा कर पाए जिससे ब्राइटर इमेज बने। लेकिन फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो FO/FE तो वही रहेगा, इसलिए फोकल लेंथ पे कोई फर्क ना पड़ेगा, यानी मैग्नीफाइंग पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे लिखा भी हुआ है कि अपर्चर इंडिपेंडेंट ऑफ अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइंग पावर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। बड़े शॉर्ट टाइम में बड़े अच्छे क्वेश्चन डिस्कस हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कीजिएगा अरविंद एकेडमी चैनल को फॉर टॉप क्वालिटी फिजिक्स कंटेंट। और डिस्क्रिप्शन में कई ऐसे लिंक्स हैं जो आपके लिए आपके रिजल्ट्स को काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। देखना और ढूंढना मत छोड़िएगा, देखिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा।